हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। अब से पहले संचयन पूरक पाठ्य पुस्तक में हम 2 चैप्टर देख चुके हैं, एक गिल्लू, दूसरा स्मृति, और अब तीसरा चैप्टर जो है वो है हामिद खां। तो आज हम संचयन में हामिद खां के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको संचयन की जो बुक बनाई है उसके अंदर आपको लिख लेने हैं। अच्छी तरह से पाठ के एक्सप्लेन को सुनकर समझना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखने हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है हामिद खां, जिसके लेखक है एस.के. पोट्टेकाट। भारत और पाकिस्तान के बीच जो उनके जो नागरिक हैं उनके दिमाग के अंदर एक दूसरे के प्रति जो बैर भाव है, एक दूसरे काफिर की औलाद समझते हैं, तो सचमुच में पूछा जाए तो उनके दिलों में क्या है। और अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे लोगों के अंदर जाके, बीच में जाके अगर सच्ची जानकारी, सही जानकारी अगर दे तो उसका परिणाम क्या आता है, ये यहाँ पर बताया गया है। हिंदू और मुसलमानों के बीच में कई सारे धर्म के नाम पर दंगे होते आ रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं, लेकिन अगर सही व्यक्ति सही समय पर अगर इसमें दोनों के बीच में मध्यस्थी बनकर अगर उनको सही तरीके से समझाए, सही बात से वाकिफ़ कराए, तो उसका कितना बड़ा असर पड़ता है ये हमारे लेखक एस.के. पोट्टेकाट के जरिए हमें हामिद खां चैप्टर में देखने को मिलता है। तो आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है हामिद खां, लेखक का नाम है एस.के. पोट्टेकाट। तो पहले हम एक्सप्लेन की ओर जाते हैं कि तक्षशिला जो भी पाकिस्तान में आया हुआ है, तक्षशिला में आगजनी यानी कि आग लगने का समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। ये पश्चात में बताया है कि लेखक अपने घर में बैठे हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और अचानक आगजनी का समाचार सुनते हैं तक्षशिला में। और जैसे ही वो समाचार सुनते हैं उनको हामिद खां याद आता है और वो बीती हुई बातों को याद करके वो उनके लिए भगवान से विनती की। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था, क्योंकि अब वो इमारत खंडहर बन गई है, अब पहले जैसी वो नहीं रही है। फिर भी उसका ऐतिहासिक महत्व देखते हुए लेखक वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस पौराणिक खंडहर को देखते हैं। समय कैसा था तो एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। एक और कड़कड़ाती धूप यानी कि गर्मी के दिन थे, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। हस्तरेखाओं के समान यानी कि टेढ़ी मेढ़ी फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जहाँ कहीं नज़र पड़ी धुआं, मच्छर
और गंदगी से भरी जगहें ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त यानी मनमौजी बनकर चाल में चलते नजर आ रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया, पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की ज़रूरत ही क्या होगी, क्योंकि जहाँ चारों ओर बदबू है, मच्छर है, सड़े हुए चमड़े की बदबू है, उस जगह पर भला खाने के लिए अच्छी होटल में कौन जाएगा। लेखक ने ये सोचा। अचानक एक दुकान नजर आई जहाँ चपातियाँ सेकी जा रही थी, रोटी सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। देखो यहाँ पे चित्र बताया है, हामिद खां रोटियाँ चपातियाँ सेक रहा है। लेखक हमारे वहाँ पे बेंच पे बैठे हुए हैं, टेबल पे। हामिद खां के पिता हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। वो यहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी बैठा है, उसका एक दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है, जो उसकी दुकान और उसकी स्थिति दोनों को चित्रित करती है। और यहाँ पर ये तंदूर है जहाँ पर वो रोटियाँ सेक रहा है, चपातियाँ सेक रहा है। अब आगे जाते हैं। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी यानी सिगड़ी के पास सिर झुकाए चपातियाँ बना रहा था। मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। उसको पता चल गया कि आने वाला जो है मुसाफिर वो यहाँ का, पाकिस्तान का नहीं है, और इसीलिए वह एकटक उसे देखता रहा, उसको नापता रहा, निरीक्षण करता रहा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्करा दिया, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारे जा रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। चपाती और सालन है, वहाँ बैठ जाइए। चपाती यानी रोटी, सालन यानी सब्जी या मटन का शोरबा, उसको सालन बोलते हैं, जो एक जूस की तरह उसमें होता है, द्रव पदार्थ की तरह उसमें होता है, रस्सा जैसे हम बोलते हैं। उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दढ़ियल यानी दाढ़ी वाला बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। दुकान की हालत देखकर ही लेखक को पता चल गया कि ये जो दुकानदार है वो मध्यम स्थिति का है, सामान्य स्थिति का है। उसकी दुकान पर से ये नज़र आ रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहां को भुला रखा था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारे पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। मालाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने ये नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं?
हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोंडुगल्लूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदुओं के बीच कैसा रिश्ता है उसके बारे में लेखक ने बहुत ही नज़दीकी रिश्ता बताया कि वहाँ किस तरह से मिलजुल कर आपस में बिना बैर भाव के हिंदू और मुसलमान रहते हैं। अच्छा खाना खाना हो, बढ़िया चाय पीनी हो तो किस तरह से वो मुसलमानी होटल में जाते हैं। ये सारी बात उन्होंने उस दुकानदार को बताई, हामिद खान को। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फख्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। उसकी नज़र में हम आतताइयों यानी आतंकियों की औलादें हैं। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है। यही हमारी नियति है, भाग्य है। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। हामिद खान। वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं, यानी पिताजी हैं। अच्छा, अब 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतज़ार करने लगा। अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़ी की तरफ भागा। पठानों की जो भाषा है पश्तो भाषा है, उसकी बात है। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या उसे मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों न पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। वो अपने दिल की बात हमारे पोट्टेकाट लेखक को बताते हैं और कहता है, अगर हिंदू और मुसलमान के बीच में ये मनमुटाव नहीं होता, मजहबी वैचारिक भेदभाव नहीं होते तो कितना अच्छा होता। जैसे आप मेरे यहाँ खाना खाने के लिए इतने प्यार से आए हो, उतने ही प्यार से मैं हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के यहाँ आते जाते देखता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया। जो छोकरा पिछवाड़ी की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपातियाँ उसमें रख दी, फिर लोहे की तस्तरी में सालन परोसा, कटोरा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से प्यार से भरपेट खाना खाया। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खान से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसा नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है।
एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। आपको मेरी मोहब्बत की कसम। 1 रुपये के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथों में रहे। आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाए और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। उसने अच्छी तरह से उनकी लेखक की खातिरदारी की, मेहमान नवाजी की, और जो रुपया लेखक ने खाने के उसको दिए थे उनको वापस दे दिया। इसी आशय से दिया कि जब वो अपने वतन जाए, मालाबार जाए, तो वहाँ किसी मुसलमानी होटल में जाकर पुलाव खाए और तक्षशिला के हामिद खां को याद करें। वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला आया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताज़ा है। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान, जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा यानी भूख को तृप्त किया था, बची रहे। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ। तो लेखक ने जब ये समाचार सुना, उनको पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से हामिद खां ने मेहमान नवाजी की थी, वो सारी बातें, सारी घटनाएं याद आई और अपने इस दोस्त के लिए भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि उसकी दुकान बच जाए और हामिद खां अच्छी तरह से अपनी दुकान के साथ अपनी ज़िंदगी बिताए। उस भावना से उन्होंने वहाँ प्रार्थना की, अपने घर बैठे बैठे, और उस याद को उन्होंने स्मरण किया। अब यहाँ पे हम प्रश्न को देखते हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको बता भी दिया है कि प्रश्न पत्र में आपको 3+3 यानी कि 2 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के पूछे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा वर्णनात्मक, निबंधात्मक प्रश्नों को याद नहीं करना है, रटना नहीं है। 3 या 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को ही आपको रटना है और लिखना है, बराबर। यहाँ कुछ क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, बाकी के आप परीक्षा उपयोगी जो प्रश्नोत्तर है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, उसमें से आपको लिख लेना है और उसको तैयार करने हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि हामिद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हामिद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो आंसर ये है कि हामिद को लेखक द्वारा बताई गई भारत में हिंदू मुसलमानों की एकता, प्रेमपूर्ण व्यवहार, मुसलमानी होटल में चाय पीना और पुलाव खाना, एक साथ उत्सव मनाने जैसी बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे और इसीलिए उसे भी ऐसा लगा कि भारत में भी वही स्थिति होगी, क्योंकि वह इस बात पर विश्वास नहीं कर सका कि लेखक हिंदू थे। तक्षशिला के निकटवर्ती क्षेत्रों में हामिद खां ने कभी किसी हिंदू को मुसलमानों की तारीफ करते हुए नहीं सुना था। उसके अनुसार तो हिंदू तो हमेशा मुसलमानों को आतताइयों की, आतंकियों की संतान समझते थे, औलाद समझते थे। हिंदू मुसलमानों में आपसी एकता नहीं थी। ये पाकिस्तान की बात है सभी। पाकिस्तान में ये एक दूसरे के त्योहारों में सम्मिलित भी नहीं होते थे। कोई हिंदू मुसलमान के होटल में खाना नहीं खाता था और कोई मुसलमान हिंदू की दुकान पर नहीं जाता था। तो इसीलिए हिंदू मुसलमानों की एकता की बातें जब हामिद खां को लेखक ने कही तो वह बात उसके लिए आश्चर्यजनक हो गई थी। वो जल्दी से उसको मान नहीं सका, स्वीकार नहीं सका।
अब आगे जाते हैं क्वेश्चन में कि हामिद खान ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया। हामिद खान ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया। तो लेखक की मेहमान नवाजी करते हुए हामिद खान ने उन्हें गरम गरम चपातियाँ, चावल और सालन परोसा, क्योंकि लेखक भूखे थे, कड़ी धूप से आए हुए थे। तो उसने लेखक को ये सारी चीज़ें खाने के लिए दी। उसके सहायक अब्दुल ने पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रख दिया। लेखक ने बड़े चाव से भरपेट भोजन किया। भोजन करने के बाद लेखक ने पैसे देने चाहे तो हामिद खान ने अपनी मोहब्बत की कसम देते हुए पैसा लेने से इनकार कर दिया। हामिद खान लेखक का प्रेमपूर्ण व्यवहार और भाईचारा देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ था। वह चाहता था कि लेखक भारत लौटकर उस रुपये से किसी मुसलमानी होटल में पुलाव खाकर तक्षशिला में मिले भाई हामिद खान को याद करे। वास्तव में वह हिंदू मुसलमानों की एकता, परस्पर भाईचारे के संबंध को पाकिस्तान में भी देखने की कामना कर रहा था और इसीलिए मित्र और सद्भावपूर्ण संबंध को पैसे से न तौलकर हामिद खान ने सच्ची मित्रता की मिसाल कायम की। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वो क्या देखना चाहता था कि जिस तरह से लेखक ने उसके यहाँ अपनी जाति के भेदभाव के बिना होटल में खाना खाया, जिस तरह से मित्रतापूर्ण व्यवहार किया, बिना हिचकिचाहट से उसके साथ बर्ताव किया, उससे वो आनंदित हो गया था और उसे लगा कि पाकिस्तान के अंदर भी हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ एकता और परस्पर भाईचारे के संबंध से रहे, वो देखना चाहता था और इसीलिए इस सद्भावपूर्ण संबंध को उसने पैसे से न तोलकर सच्ची मित्रता की मिसाल को कायम की थी। अब आगे जाते हैं कि लेखक के अनुसार तक्षशिला के गांव के बाजार की क्या स्थिति थी, कैसा था बाजार, उसकी बात आती है। तो लेखक के अनुसार तक्षशिला के गांव के बाजार की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वह बाजार हस्तरेखाओं के समान यानी कि टेढ़ा मेढ़ा फैली हुई गलियों में काफ़ी तंग जगह स्थित था। चारों तरफ धुआं, मच्छर और गंदगी फैली हुई थी। कहीं कहीं सड़े हुए चमड़े की दुर्गंध, बदबू वातावरण को और भी गंदा कर रही थी। लंबे कद के पठान अपनी मस्त चाल से चलते नजर आ रहे थे। कहने का मतलब यह कि वो बाजार इतना अच्छा नहीं था कि अच्छे लोग यहाँ पर आए और कुछ खरीदारी करें। ये सामान्य स्थिति के लोगों का बाजार था और इसीलिए यहाँ की जो हालत थी वो बहुत ही खराब थी, बहुत ही दयनीय थी। चारों ओर गंदगी, धूल, धुआं फैला हुआ था और तंग जगह देखने को मिल रही थी। अब दूसरा देखते हैं कि हामिद खां की दुकान का दृश्य कैसा था। हामिद खां की दुकान का दृश्य कैसा था। तो लेखक बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगे, यानी कि पंखा नहीं था गर्मी में। उन्होंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। आंगन अव्यवस्थित ढंग से लिपा हुआ था, दीवारें धूल से सनी हुई थी। कोने में एक खाट पड़ी थी जिस पर एक दाढ़ी वाला बूढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टिकाकर हुक्का पी रहा था। यानी दुकान की हालत जो थी वो भी दयनीय थी। कुछ अच्छी तरीके से उसको सजाया संवारा नहीं गया था, इतनी अच्छी स्वच्छता भी नहीं थी, कुछ अव्यवस्थित ढंग से उसको लिपा गया था। और ऐसी दुकान में लेखक खाना खाने के लिए जाते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, ईमानदारी और मोहब्बत का इंसानी रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है। हामिद खां पाठ के आधार पर लिखिए। ईमानदारी और मोहब्बत का इंसानी रिश्तों पर
क्या प्रभाव पड़ता है, हामिद खां नाम के पाठ के आधार पर लिखिए। तो हामिद खां लेखक की बातों से बहुत प्रभावित होता है। वो मान नहीं सकता है कि भारत के अंदर हिंदू और मुसलमान इतनी आत्मीयता से एक दूसरे से मिलकर भातृभाव से रहते हैं। वह कहता है कि किसी पर धौंस जमाकर या उसे मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। किसी को धमका कर, डरा कर, मजबूर करके किसी का प्यार हम नहीं पा सकते हैं। प्यार अगर पाना है तो प्यार से ही मिल सकता है। कहने का मतलब ये है, वह ईमान और मोहब्बत से उनकी दुकान पर आए हैं, इसका असर उसके दिल पर क्यों नहीं पड़ेगा। वास्तव में ईमानदारी, आपसी मोहब्बत और भाईचारे की भावना ही हमारी आपसी एकता को मजबूत करती है और परस्पर मतभेदों को मिटाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, कि अगर अच्छे रिश्ते बनाने हो, संबंध बनाने हो, तो एक दूसरे के संबंध में ईमानदारी होनी चाहिए, निस्वार्थ प्यार होना चाहिए और भाईचारे की भावना होनी चाहिए। और उसी से ही दोनों के बीच की एकता को मजबूत किया जा सकता है और मतभेदों को मिटाया जा सकता है और रिश्तों को लंबे अरसे तक बनाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं कि हामिद खां नामक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ये पाठ का हार्द है, उद्देश्य है। हामिद खां नामक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो हामिद खां नामक पाठ से हमें प्रेम, शांति, सद्भाव, भाईचारे और एकता की शिक्षा मिलती है। कोई भी रिश्ते को अच्छी तरह से निभाना हो, एक दूसरे के प्रति मनमुटाव को दूर करना हो, एक दूसरे के प्रति सौहार्द की भावना को बढ़ाना हो, तो ये सारे गुण होने चाहिए: प्रेम, शांति, सद्भाव और भाईचारा। और उसी से ही एकता का जन्म होता है, एकता का आविर्भाव होता है, एकता की प्रादुर्भाव होता है। यह पाठ हमें सिखाता है कि धर्म और जाति के नाम पर इंसान में भेद करना गलत है। सभी इंसान भगवान के बनाए हुए हैं। धर्म किसी भी इंसान को अच्छे इंसानियत के पाठ पढ़ाता है, अच्छे इंसान बनाने का बोध देता है। तो हिंदू और मुसलमान के बीच उत्पन्न भ्रम और अलगाव अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो दंभ है, जो भ्रम है, जो अलगाव है, वो दोनों के बीच के रिश्ते से अलग कर देना चाहिए। परस्पर मेल मिलाप से ही आपसी मतभेदों को दूर करके हमें एकता और भाईचारे की भावना पर बल देना चाहिए। जब तक हम मेल मिलाप नहीं करेंगे, एक दूसरे के प्रति सम्मान की, आदर की भावना नहीं जगेगी, तब तक हमारे अंदर भाईचारा पैदा नहीं होगा। तो हामिद खां पाठ हमें ये शिक्षा देता है कि हमें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपसी मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे को भाईचारे से अपनाना चाहिए, मेल मिलाप करना चाहिए, निस्वार्थ प्यारपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यही पाठ का सबक है, यही पाठ की शिक्षा है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ पाठ और क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे। दूसरे चैप्टर की तरह आप उसको भी अच्छी तरह से सुनकर, एक्सप्लेन को समझकर याद रखोगे और क्वेश्चन आंसर ये वीडियो के भी लिखना है और साथ साथ में परीक्षा उपयोगी जो क्वेश्चन मैंने आपको कहे हैं वो भी आपको लिखने हैं। याद ये रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन ही लिखने हैं, बराबर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू अगेन, गुड बाय।